हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज का हमारा पाठ नंबर है 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री शंकर दयाल शर्मा, जो कि हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे। प्रस्तुत पाठ रेखाचित्र है। रेखाचित्र में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए ये बताया गया है कि शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और अपने इसी गुण के कारण वे एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सके। जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी शब्द जोड़ा गया है। कर्मयोगी यानी कि फल की आशा किए बिना परिश्रम या कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति। वे सामान्य परिवार से थे, फिर भी वे देश के प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद तक पहुंच पाए। उसका कारण था कि वे एक सच्चे कर्मयोगी थे। वे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे जो ईश्वर पर भरोसा कर बैठ जाए और अचानक उच्च पद तक पहुंच जाए। वे ऐसे व्यक्ति थे जो भाग्य की तुलना में अपने सोचने और समझने की शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। शास्त्री जी कर्म को अपना भगवान मानते थे और उसके प्रति किसी भी फल की आशा को वो नहीं रखते थे। उनका पूरा जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी के समान था। शास्त्री जी के संपूर्ण चरित्र और जीवन में हमें 3 बातें विशेष तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो वे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मजबूत विश्वास और दूसरा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहने की भावना और उस कर्म के प्रति पूरी तरह से उनकी निष्ठा। इसी बारे में उन्होंने एक बार अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि हम चाहे राजनीतिक क्षेत्र या फिर सामाजिक क्षेत्र अथवा और भी किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो यदि हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना होता है। हमारे कार्य में समर्पण, भक्ति और कर्म, इन तीनों का एकाकार होना बहुत ही आवश्यक है। इस पाठ के लेखक, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, श्री शंकर दयाल शर्मा जी, शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में ही मानते हैं। साथ ही उनका यही मानना है कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही छिपा हुआ होता है। शास्त्री जी ने अपने जीवन में भी इसी सादगी को अपनाया। वे हर समय परिश्रम करते रहे और कार्यों के प्रति ही समर्पित रहे। उनके इन्हीं गुणों की अभिव्यक्ति न सिर्फ उनके कार्यों और विचारों में होती है, बल्कि उनको देखने पर भी उनके इन्हीं भावों का एहसास हो जाता है। उनकी कथनी और करनी एक ही होती थी, क्योंकि वे जो कुछ भी करते थे वो ही करते थे। मतलब उनकी कथनी और करनी एक ही हुआ करती थी और उनके जो भी कार्य होते थे, देश की उन्नति हो ऐसी भावना से प्रेरित होकर ही वो कार्य किया करते थे। और उनके चरित्र की भी यही विशेषता थी। इसी कारण वे भारतवर्ष में इतने लोकप्रिय व्यक्ति बने। शास्त्री जी पर इतना विश्वास हम लोग करते हैं कि उन्हें इतना चाहते हैं कि पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के पद के रूप में उन्हें स्वीकार किया देश के लोगों ने, और ये इतना आसान नहीं था। लेकिन हम भारतवासी अच्छे से जानते थे कि हमारे देश को संभालने की जो काबिलियत है वो सिर्फ शास्त्री जी में ही है। और अपने दृढ़ संकल्प शक्ति
और निर्मल चरित्र द्वारा ही उन्होंने हमारे देश की इस आकांक्षा को पूर्ण किया। शास्त्री जी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वहीं पर उनकी परवरिश हुई थी जो कि साधारण थी, और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वो साधारण ही बने रहे। मतलब उनके स्वभाव की जो विनम्रता थी, सादगी और सरलता थी, वो उनके व्यक्तित्व को सब अलग व्यक्ति बनाती थी, और उनमें जो आकर्षण था वो एक अलग प्रकार का ही आकर्षण उत्पन्न होता था इसी सादगी की वजह से। और इसी प्रकार से शास्त्री जी का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के भी बहुत ही करीब था। गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय वे केवल 17 वर्ष के ही थे। शास्त्री जी के जीवन में महात्मा गांधी तथा भगवान दास जैसे चिंतकों का बहुत ही योगदान रहा, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहे। बाद में शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर भी उनका मन हमेशा देश के किसी न किसी तरह से आज़ाद हो और किसी न किसी तरह से हमारे देश की सामाजिक उन्नति हो सके, इसी में उनका मन लगा रहता था। इसी कारण 1926 में जब वे केवल 22 वर्ष के थे तब वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और गांधी जी के विचारों से वो प्रभावित थे, और उसके साथ वे अच्युतोद्धार यानी कि समानता और बंधुत्वता के कार्य में भी वो जुड़े रहे। 1930 में जब नमक तोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तब शास्त्री जी ने उसमें भी भाग लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और तब से 12 वर्षों के समय के दौरान वे लगभग इस तरह से 7 बार जेल जा चुके थे। और इसी से हमें यह अंदाज़ा आ सकता है कि वे देश की आज़ादी के कितने दीवाने थे। वे न सिर्फ गांधी जी के साथ देश की आज़ादी के लिए आंदोलनों में जुड़े रहे, बल्कि गांधी जी द्वारा बताए गए जनसेवा के कार्य, किसानों के विकास के कार्यों में भी लगे रहे। 1936 में जब किसानों की दशा का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन पर जोर दिया। जमींदारी उन्मूलन यानी कि जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो लगान लेकर लोगों को अपनी ज़मीन खेती के लिए देते थे, तो ये प्रथा को दूर करने के लिए उन्होंने सिफारिश की। उनको क्योंकि विश्वास था कि जो आज किसानों की दुर्दशा है उसका कारण ये जमींदारी प्रथा ही है। इसके बाद भी लगभग 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से जुड़े रहे, और इसी का अनुभव उन्हें लोगों की समस्याओं को निकटता से जानने के काम आया। इसके अलावा उनका जन्म भी गांव में हुआ था, और अब वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके समाधान से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए वो चुन लिए गए। श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। उनका ऐसा कहना था कि मेरा राजनीतिक जीवन शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ही शुरू हुआ था। देश की स्वतंत्रता के बाद भी शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। बाद में नेहरू जी के अनुरोध पर वे दिल्ली आ गए, और यहाँ आकर वे रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह मंत्री जैसे विभिन्न मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। शास्त्री जी के पद के कारण कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत उच्च व्यक्ति बन गया हूँ या मैं ऊंचा आदमी हूँ। वो ऐसा मानते थे कि हम शासक नहीं हैं किंतु जनता के सेवक हैं। वे हमेशा ऐसा सोचकर ही काम किया करते थे, और इसी वजह से वो देश में इतने लोकप्रिय नेता रहे। यही कारण था कि पंडित नेहरू के निधन के पश्चात वे हमारे देश के जब प्रधानमंत्री बने और लगभग
1.5 वर्ष की छोटी सी अवधि तक वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे, लेकिन इतनी छोटी सी अवधि में भी उन्होंने जो सफलता प्राप्त की और जो लोकप्रियता प्राप्त की, उतना किसी और व्यक्ति के लिए प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। लाल बहादुर शास्त्री के जो उद्देश्य होते थे वो हमेशा स्पष्ट रहते थे। शास्त्री जी समय समय पर देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे और स्वाभाविक है कि उनके पास उस समय उस पद से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट अधिकार भी रहते होंगे, किंतु वो हमेशा अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। शायद यही कारण था कि वे इतने लोकप्रिय व्यक्ति रहे। 1964 में जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह यानी कि छात्रों को जो प्रमाण पत्र देने का उत्सव चलता था, उस समय उन्होंने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप जो भी बने, लेकिन आप हमेशा यह ज़रूर सोचना कि देश के संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, किंतु उन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिसका हमें अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जो हमें आज भी याद रखनी चाहिए। हमें और जो देश के लोग हैं उनको ये सब बातों को जीवन में उतारने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम उनकी इन सब बातों का पालन करेंगे तो जो व्यवस्थित समाज और एक व्यवस्थित देश का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं। भाषा सज्जता का आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वो शब्द हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जैसे कि भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया। तो इन उदाहरणों में कम और झटपट ये दोनों क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, इसीलिए ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। उदाहरण में के साथ ये शब्द राम और लक्ष्मण के बीच के संबंध को प्रकट करते हैं। दूसरे उदाहरण में के चारों ओर यह बगीचे और दीवार के बीच के संबंध को प्रकट करता है। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों के परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। दूसरा उदाहरण है रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। दिए गए उदाहरण में और इसलिए ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। चौथा प्रकार है विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो शब्द विस्मय, खुशी, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि के भावों को प्रकट करे उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया। अरे शब्द आश्चर्य, हाय शब्द शोक के भाव को प्रकट करता है।